नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, नए सीडीएस को लेकर इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है? तीनों सेनाओं को उनके नए जो चीफ है वो मिल चुके हैं, वायुसेना, सेना और नौसेना को। लेकिन सीडीएस के पद को अभी तक क्यों रिक्त रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस हिसाब से अगर हम वर्तमान की चुनौतियों को देखते हैं दोस्तों, इस वक्त भारत को 2 से 3 फ्रंट वार का खतरा है। ऐसे में नए सीडीएस का जल्द से जल्द आना बेहद ज़रूरी हो जाता है और इसमें जितनी देरी होगी उतना ही हमारे लिए ये चुनौती बढ़ती जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी, जिनका आकस्मिक निधन हो गया था, उसके बाद से ये जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है। उनके स्थान पर भारत सरकार ने अभी तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं की है। इससे सामरिक सुधारों की जो रफ्तार है और जो सैन्य एकीकरण की प्रक्रिया है वो काफ़ी, आप ये समझ सकते हैं कि ढीली हो रही है। दोस्तों, वो भी तब ऐसा हो रहा है जब रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई ने जो वैश्विक समीकरण है उसे बदलना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि सारे देश अपनी सुरक्षा की जो चाक चौबंद है उसे और मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, भारत सरकार को भी अब फोकस करना पड़ेगा नए सीडीएस की नियुक्ति पर। इसमें कतई भी अब देरी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। हाल ही में हमारे सेना प्रमुख के पद से रिटायर्ड हुए हैं जनरल एम नरवणे जी, जो कि इस पद के लिए अभी उपयुक्त माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लद्दाख में चीनी सेना का जो अतिक्रमण था उसे रोकने और उसे करारा जवाब देकर अपनी क्षमता का परिचय दिया था। और इसी तरह से दोस्तों, सैन्य कूटनीति में भी अपनी क्षमताओं को वो सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे में उनका इस पद को मिलना, यानी कि सीडीएस का पद उन्हें दिया जाना, काफ़ी सफल भी रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो हालात हैं वो रशिया और यूक्रेन की वजह से और ज़्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके, इसके अलावा सूचना प्रणाली पर साइबर हमले हो रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रभुत्व की दौड़ हो रही है। और ऐसे में ये सारे संकेत भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए। दोस्तों, इस युद्ध में कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है, जैसे कि ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल से किस तरीके से बड़े युद्धक विमान हो, हेलीकॉप्टर्स हो, इसके अलावा जो भी लॉजिस्टिक सेवा है उन्हें कैसे बर्बाद किया जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए सबक बन जाता है। दोस्तों, भविष्य के युद्ध की जो लड़ाई है वो हमारे अतीत में लड़े गए जो लड़ाइयाँ थी उनके अनुभव पर नहीं होंगी, क्योंकि भविष्य की लड़ाई बिल्कुल एक नया मोड लेकर आने वाली है। यानी कि ये अलग तरीके की लड़ाई होगी, जिसमें कि दोस्तों आपके साइबर खतरे होंगे, यानी कि साइबर अटैक्स होंगे, अंतरिक्ष से हमला हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, मानव रहित रोबोट प्रणाली का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा जैविक युद्ध का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके से आपने कोविड-19 को देखा होगा। इसीलिए अपने आप को यहाँ पर स्ट्रांग बनाना और इनके खिलाफ ये जो प्रणालियाँ हैं जो भविष्य की हैं, इनके खिलाफ हमें काउंटर मेजर्स भी विकसित करने होंगे। दोस्तों, हमारे सामने और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण एशिया और पड़ोस में चीन की बढ़ती हुई आक्रामक आर्थिक और विस्तारवादी गतिविधियां। और इसीलिए नए सीडीएस की नियुक्ति इन सब चुनौतियों को देखते हुए बेहद जरूरी हो जाती है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान से हमें अब खतरा है, क्योंकि अब इन तीनों का नेक्सस बनकर भारत पर ये लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और ये गठजोड़ आने वाले समय में गंभीर चुनौती भारत के सामने ला सकता है। इसीलिए सीडीएस के इस महत्वपूर्ण पद को अधिक समय तक खाली रखना चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। दोस्तों, सैन्य संचालन और निर्णायक बढ़त के लिए शक्तिशाली वायुसेना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी तरीके से जो समुद्री खतरे हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास शक्तिशाली नौसेना होना जरूरी है। वहीं थल सेना, जो कि जमीन में दुश्मन का मुकाबला करेगी, उसको भी अधिक क्षमता प्रदान करनी होगी। ऐसे में दोस्तों उनके बीच तालमेल होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, सीडीएस का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी तीनों सेनाएं जो कि अलग अलग तरीके से काम करती हैं, ऐसे में जब ये तीनों ही सेनाएं एकीकृत हो जाएंगी, यानी कि एक थिएटर कमांड के अधीन आ जाएंगी, तो उनका जो बेहतर से बेहतर जो उपयोग है वो किया जा सकेगा और कम समय में हम त्वरित जो कार्रवाई है वो दुश्मन पर कर सकेंगे। हम पहला देश नहीं है जो कि थिएटर कमांड को बनाएंगे, हमसे पहले भी अमेरिका, रशिया और चाइना थिएटर कमांड्स बना चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं, जब वो लोग इस तरीके के काम को पहले ही कर चुके हैं तो भारत पीछे क्यों रहेगा। दोस्तों, भारत को अपने थिएटर कमांड की रफ्तार को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस संयुक्त थिएटर कमांड में जो हमारी सेना है उसकी प्रभावशीलता में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और नए सीडीएस को ये भी देखना होगा कि सैन्य एकीकरण की ये जो प्रक्रिया है वो सुरक्षा तंत्र का कैसे सुगम तरीके से उसे ऑपरेशनल कर सके। इसलिए एकीकृत बैटल ग्रुप यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में एक ही कमांड के अंतर्गत
थल सेना, वायुसेना और नौसेना के आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल होगा और किसी भी, जैसे कि मैंने कहा, कि त्वरित कार्रवाई के लिए वे तैयार रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जमीन पर 2 से 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, एक मैरीटाइम थिएटर कमांड और एक नेशनल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त साइबर, परमाणु, जैविक और अंतरिक्ष के मोर्चों पर भी संभावित खतरों से निपटने के लिए विशिष्ट और एकीकृत कमान का गठन किया जाना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सीडीएस जनरल विपिन रावत जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह बोली थी कि हमारे पास रॉकेट फोर्स होना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो नहीं, लेकिन चीन का नाम यहाँ पर हम जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि उसके पास मजबूत एक रॉकेट सेना है जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। ऐसे में भारत के पास भी रॉकेट फोर्स का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जो कि सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का सपना था, उसे भी पूरा नए सीडीएस को करना होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि थिएटर कमांड वो बेहद ज़रूरी हो जाता है, और यही नहीं, इन सब को पूरा करने के लिए भारत सरकार को एक अच्छा खासा बजट भी एलोकेट करना होगा, ताकि बेहतर तरीके से, एक मैनेजमेंट तरीके से थिएटर कमांड का संचालन किया जा सके। दोस्तों, थिएटर कमांड बन जाने के बाद भारत को एक मजबूती मिलेगी, चाहे किसी भी फ्रंट से वॉर की संभावना, यानी कि युद्ध की संभावना क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि इसमें तीनों ही सेनाएं एक साथ मिलकर अपने बेहतरीन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, बेहतरीन कोऑर्डिनेट करते हुए दुश्मन का जवाब वो भी तुरंत देंगी। ऐसे में ये नहीं होगा कि जहाँ पर हमारे इन्फेंट्री के सैनिक लड़ रहे हैं तो फ़ोन करके या फिर उनको बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दो, या फिर इधर से नौसेना की जहाज़ों को बुला। ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। इनमें जो बेहतर से बेहतर है, कहाँ पे किसका कोऑर्डिनेशन होना है, अगर समुद्र से भी अटैक होता है तो किस तरीके से थिएटर कमांड अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएगी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए नए सीडीएस को नियुक्त करना बेहद ज़रूरी हो गया है। ये सवाल बहुत बड़ा है, और ऐसे में जनरल एम नरवणे जी भी हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है उनके पास, वो सीडीएस रावत जी के साथ भी रह चुके हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा भारत सरकार चाहे तो और किसी का नाम भी सजेस्ट कर सकती है, लेकिन इस पद को खाली रखना चुनौतियों भरा है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है किसी न किसी को इस पद पर नियुक्त किया जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो